सो हाय एवरीवन, दिस इज़ योर कॉमर्स कंपेनियन। और बाकी जब तक समझ के तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, बस इसी पॉजिटिव बिलीफ के साथ करते हैं आज की शुरुआत। तो शुरू करेंगे हम एकदम नए टॉपिक इंश्योरेंस से। तो क्या बोलता है इंश्योरेंस? तो इंश्योरेंस कुछ नहीं है सर, इंश्योरेंस एक कॉन्ट्रैक्ट है। इंश्योरेंस क्या है? एक कॉन्ट्रैक्ट है दो लोगों के बीच में। उन लोगों का नाम क्या है? पहले का नाम है इंश्योरर और दूसरे का नाम है इंश्योर्ड। क्या क्या नाम है? पहले का नाम है इंश्योरर और दूसरे का नाम है इंश्योर्ड। ग्रामेटिकली एक चीज आप ध्यान में रखना, जिसके भी पीछे ईआर लगे वो गिवर होता है। ईआर गिवर। तो इसका मतलब क्या है सर? इंश्योरर मतलब ऐसा आदमी जो इंश्योरेंस दे और इंश्योर्ड मतलब ऐसा आदमी जो इंश्योरेंस ले। तो क्या होता है सर? जनरली इंश्योरर जो होता है वो एग्री करता है टू कॉम्पनसेट द इंश्योर्ड। क्या करता है? एग्री करता है टू कॉम्पनसेट, मतलब भरपाई करके देगा इंश्योर्ड को। पर कब? जब उसे लॉसेस हो। तो क्या बोलता है सर इंश्योरेंस? एक बार वापस देखेंगे। इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन इंश्योरर and insured where insurer agrees to compensate the insured against losses। यानी जब भी कभी इंश्योर्ड को लॉसेस हो गए तो ये जो इंश्योरर है ये बोलता है कि भाई तू टेंशन मत ले, तुझे जो भी लॉस हुआ उसको मैं कंपनसेट करके दूंगा। क्लियर है? क्लियर है सर। अब इंश्योरेंस स्टार्ट करने के पहले कुछ बेसिक टर्म्स देख लेंगे। तो सबसे पहली बेसिक टर्म है पॉलिसी। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट था ना सर, स्टेटमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हमने देखा था इंश्योरर और इंश्योर्ड के बीच में, इसी को हम पॉलिसी बोलते हैं। इसके अंदर टर्म्स और कंडीशंस होती है। क्लियर है? क्लियर है सर। अब प्रपोजल क्या होता है सर? तो प्रपोजल कुछ खास नहीं होता। जो इंश्योरेंस लेने के लिए हम एक रिटर्न रिक्वेस्ट देते हैं ना कि ए इंश्योरर हमें हमारा इंश्योरेंस दे दे, तो जो ये रिटर्न रिक्वेस्ट होती है जिससे हमें इशू करते हैं इंश्योरेंस पॉलिसी को, उसे हम प्रपोजल कहते हैं। क्लियर है? क्लियर है सर। अब सब्जेक्ट मैटर क्या है? तो सर ऐसी कोई भी चीज़ जिस पे हम इंश्योरेंस ले। क्या? ऐसी कोई भी चीज़ जिस पे हम इंश्योरेंस ले। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास में व्हीकल इंश्योरेंस है और वो मैंने कार पे लेके रखा तो मेरा कार बन जाएगी सब्जेक्ट मैटर। वही मेरे पास व्हीकल इंश्योरेंस है पर मैंने वो टू व्हीलर पे लेके रखा तो मेरी टू व्हीलर बन जाएगी सब्जेक्ट मैटर। सीधा सीधा बोले तो सब्जेक्ट मैटर मतलब ऐसा कोई भी सब्जेक्ट है, ऐसी कोई भी एंटिटी जिसके अगेंस्ट पॉलिसी हमने ले रखी है। क्लियर है? क्लियर है सर। एक होता है इंश्योरर और एक होता है इंश्योर्ड। इंश्योरर ई आर मतलब गिवर, यानी जो इंश्योरेंस दे। इंश्योर्ड मतलब इंश्योरेंस ले। अब इंश्योरेंस थोड़ी दे सकते हैं सर। इंश्योरेंस देना मतलब एग्री टू कंपनसेट करना, कि जब भी भाई तुझे लॉस हो तो वो लॉस की भरपाई तू मुझ पे छोड़ देना फॉर अ कंसिडरेशन। कंसिडरेशन मतलब जो हम महीने के महीने हफ्ता देते ना सर इंश्योरेंस कंपनी को। हाँ हाँ, कंसिडरेशन का मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न। एक चीज ध्यान देने वाली है कि लाइफ इंश्योरेंस के केस में हम इंश्योरर नहीं बोलते, हम एश्योरर बोलते। ऐसा क्यों? तो जब लाइफ इंश्योरेंस का हम पार्ट देखेंगे तब देखेंगे। अब सर इंश्योर्ड मतलब कौन? इंश्योर्ड मतलब जो इंश्योरेंस लेता है। इंश्योरेंस लेना मतलब एक प्रकार का प्रोटेक्शन लेना, कि भाई अगर मुझे कभी लॉस हो जाए तो मैं क्या करूंगा। तो जो वो प्रोटेक्शन लेता है, हु गेट्स प्रोटेक्टेड अगेंस्ट सच लॉसेस, इसको हम इंश्योर्ड बोलते। और सेम सर लाइफ इंश्योरेंस के केस में इसको इंश्योर्ड नहीं एश्योर्ड बोलते। ऐसा क्यों? तो लाइफ इंश्योरेंस में देखते। अब सर प्रीमियम क्या होता है? तो जो कंसिडरेशन जो हम पैसा देते ना, कि भाई जिसके अगेंस्ट में इंश्योरर एग्री होता है कि भाई कुछ गलत घटना हुई तो मुझसे ले लियो, तो उसी को हम कहते हैं प्रीमियम। जो हम पे करते हैं ना सर, आपने सुना होगा 5,000 रुपये जो हम महीने के महीने इंश्योरेंस में पे करते। आपके घर पे रहेंगे बहुत सारे हेल्थ वगैरह, वो देखते हम क्या है। क्लियर है? क्लियर है सर। उसके बाद में क्लेम क्या है? अब जब लॉस हो जाए तो जो ये इंश्योर जाता है इंश्योरर के पास में कि भाई मुझे पैसा दे, तो जो वो पैसा डिमांड करता है अगेंस्ट लॉसेस, उसको हम क्लेम बोलते हैं। तो क्लेम क्या है सर? जब डिमांड हो इंश्योर्ड से, जो भी उसको लॉस हुआ हो, कि भाई मुझे पैसा दे, मुझे ये लॉस हुआ, जो उसकी डिमांड है उसको हम क्लेम बोलते। क्लियर है? क्लियर है सर। तो सर सीधी सादी सरल भाषा में समझा जाए इंश्योरेंस क्या है, तो इंश्योरेंस एक प्रकार का एश्योरेंस है जो बोलता है कि भाई देख इंश्योर्ड, तू डर मत, अगर तुझे कभी लॉसेस हो गए तो मैं बैठा हूं ना कंपनसेशन देने के लिए। क्लियर है? क्लियर है सर। अब हम देखेंगे इंश्योरेंस के प्रिंसिपल्स क्या है। क्या है इंश्योरेंस के प्रिंसिपल्स क्या है? हर बार की तरह टेबल फॉर्मेट में पढ़ेंगे, जहां पे पहला वाला पॉइंट बताएगा कि वो प्रिंसिपल है काय के बारे में, और सेकेंड वाला पॉइंट रहेगा जो इससे कनेक्टेड रहेगा, ताकि हम एग्जाम में अंदर का कंटेंट भी एक्यूरेटली लिख पाए। सो लेट्स स्टार्ट। और बाकी जिनका इस चैनल पे पहली बार आना हुआ, वेलकम टू माय कंसाइज सीरीज, जहां ये सीरीज पर्टिकुलरली थोड़ी एग्जाम ओरिएंटेड सीरीज होगी, जिसका मेन फोकस चीज़ों को समझने के साथ साथ उन्हें याद रखने पर भी होगा, ताकि एग्जाम के टाइम हम सारी चीज़ों को बिल्कुल अच्छे से रिटेन कर पाए। एंड टू नो एवरीथिंग अबाउट माई कंसाइज सीरीज एंड टू टेक 100% फ्रॉम माई वीडियोज, प्लीज मेक श्योर टू चेक दिस वीडियो आउट एज इट इज़ अ मस्ट वॉच वीडियो, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हमने एक पूरा फ्लो कवर किया है फ्रॉम योर पेपर पैटर्न एंड सिलेबस टू अ लॉजिकल सीक्वेंस दैट यू शुड फॉलो टू मेक योर स्टडी सुपर इजी।
हमारा सबसे पहला पॉइंट है प्रिंसिपल ऑफ कॉजा प्रॉक्सिमा। तो ये वाला पॉइंट हम एक एग्जांपल से समझेंगे। आप सभी के लोगों को पुष्पा भाई तो पता होगे, चंदन के लकड़े आड़ा कंधा। हाँ हाँ सर। तो जैसे बाकी बिजनेसमैन को भी डर लगता है, वैसे पुष्पा भाई को भी डर लगता था कि भाई अगर मेरे गोदाम में कभी कोई चोर घुस आए तो पुष्पा भाई ने क्या किया, उनका जो गोडाउन था जहां वो चंदन की लकड़ी रखते थे, उसके लिए उन्होंने इंश्योरेंस लेके रखा। पर किस चीज़ का इंश्योरेंस लेके रखा? सिर्फ थेफ्ट का। पर एक बार क्या हुआ, जब वहां पे चोर आए तो उन्हें वहां चंदन की लकड़ी मिली नहीं। तो उन्होंने बोले इतने बड़े पुष्पा भाई और इनके पास में चंदन की लकड़ी नहीं है। तो उन्होंने गुस्से गुस्से में उनके उनके गोडाउन को आग लगा दी। अब जब उनके गोडाउन को आग लगी, इंश्योरेंस तो सिर्फ थेफ्ट के लिए ही लेके रखा था ना यार, आग के लिए तो लेके नहीं रखा था। तो जो असली में नुकसान हुआ पुष्पा भाई को, वो चोरी से थोड़ी हुआ, क्योंकि वहां तो चंदन की लकड़ी थी नहीं, वहां जो गोडाउन था वो जल गया। तो असली में लॉस किसकी वजह से हुआ? फायर की वजह से हुआ। अब जब पुष्पा भाई अपना इंश्योरेंस क्लेम करने के लिए गए तो उन्होंने बोला हम आपको इंश्योरेंस नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि आपने इंश्योरेंस लिया थेफ्ट के लिए था, पर आपको नुकसान थेफ्ट की वजह से थोड़ी ना हुआ है, आपको तो नुकसान फायर की वजह से हुआ है। तो आप फायर वालों के पास में जाओ। पर फायर का तो इंश्योरेंस ले ही नहीं रखा था, तो पुष्पा भाई को क्लेम नहीं मिला। होप सो ये एग्जांपल आपको क्लियर है। तो क्या बोलता है पॉइंट, कि जब भी लॉस एक से ज्यादा कारण की वजह से हो, यानी चोर तो आए थे पर चोरी की नहीं, डायरेक्ट आग लगा के चले गए, यानी कॉज दो थे, एक थेफ्ट भी था और एक फायर का भी कॉज था, पर चोरों ने चोरी नहीं की, डायरेक्ट आग लगा दी थी। तो व्हेन द लॉस इज कॉज्ड बाय मोर देन वन रीजन, यानी एक से ज्यादा रीजन से, देन द प्रॉक्सिमेट कॉज, यानी मेन कॉज कौन सा था सर? आग लगने वाला मेन कॉज था, वुड बी टेकन इनटू कंसिडरेशन टू डिसाइड द लायबिलिटी ऑफ द इंश्योरर। यानी इंश्योरर पे किसके लिए करेगा? तो थेफ्ट वाले तो सर वैसे ही भाग गए, थेफ्ट के कारण तो कोई नुकसान हुआ नहीं था, नुकसान हुआ आग की वजह से था। तो आग वाले इंश्योरर की लायबिलिटी आती थी, पर बाबू ने तो इंश्योरेंस लेके नहीं रखा था। तो फिर क्या आएगी? द इंश्योरेंस कंपनी इज बाउंड टू ओनली पे इफ लॉस इज इंकर्ड ड्यू टू द प्रॉक्सिमेट कॉज एंड वाइस वर्सा। क्लियर है? क्लियर है सर। अब सेकेंड वाला प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन ऑफ लॉस। मिटिगेशन ऑफ लॉस का मतलब लॉस को कम से कम करना। अब क्या हुआ सर, जब आग लग गई, पुष्पा भाई तो वही थे, पर पुष्पा भाई का एटीट्यूड एकदम ही अलग। वो अपनी टांग पे टांग रख के लुंगी को ऊपर करके बैठ गए, बोले लगने दो आग, अपने पास में तो इंश्योरेंस है। तो इंश्योरेंस कंपनी वाले बोलते देख भाई ऐसा नहीं चलेगा, तूने एटलीस्ट पूरा ट्राई करना चाहिए था आग को कम करने के लिए, तूने पानी डालना चाहिए था, आसपास के लोगों को बोला कि मिट्टी वगैरह डालनी चाहिए थी, कुछ तो करना चाहिए था। तू तो भाई पैर पे पैर रख के वो भी लुंगी ऊपर करके बैठा रहा। तो ये तो गलत बात है भाई। तो जब भी ऐसे अनसर्टन केसेस होते, ये जिम्मेदारी बनती है इंश्योर की कि वो लॉस को कम से कम करने की कोशिश करे, हर नेसेसरी स्टेप ले। तो क्या बोलता सर, इन द केस ऑफ अनसर्टन इवेंट्स इंश्योर्ड मस्ट ऑलवेज ट्राई टू मिनिमाइज द लॉस ऑफ द प्रॉपर्टी। क्या करे? मिनिमाइज द लॉस ऑफ द प्रॉपर्टी बाय टेकिंग ऑल नेसेसरी स्टेप्स। अब आग लगी है तो भाई कुछ तो कर, पानी ला, लोगों को बुला, फायर वालों को कॉल कर, कुछ तो कर, और पॉसिबल मेजर्स टू कंट्रोल और रिड्यूस द लॉस। अगर तू कंट्रोल नहीं कर पा रहा तो कम से कम लॉस को कम तो कर, यू बैठे तो मत रहे यार। तो ये क्या बढ़ती है सर, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है इंश्योर्ड की। किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? इंश्योर्ड की, टू प्रोटेक्ट द प्रॉपर्टी एंड अवॉइड लॉसेस। क्लियर है? क्लियर है सर। अब हमारा नेक्स्ट वाला प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन। तो ये प्रिंसिपल क्या बोलता, तो ये हम एग्जांपल से समझेंगे। आपको पुष्पा की लाल कलर की वैन याद है? हाँ सर याद है। तो पुष्पा भाई ने उसका भी इंश्योरेंस लेके रखा था। तो एक बार जब पुष्पा भाऊ पूरे फाइट मोड में थे तो उनकी कार थोड़ी डैमेज हो गई। तो जब ये डैमेज कार वो इंश्योरेंस वालों के पास में लेके गए तो उन्होंने उसको पूरा कंपनसेट किया, पूरी वैन रिप्लेस करके दे दी, पर उसके बदले में पुरानी वाली वैन अपने पास में रख ली। तो पुष्पा भाऊ ने बोला ऐसा क्यों? तो ऐसा इसीलिए क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन क्या बोलता, द राइट टू ओनरशिप, क्या? द राइट टू ओनरशिप ऑफ डैमेज प्रॉपर्टी। यानी सर वो जो खराब हो गई थी कार फाइट के दौरान, हाँ, उसका चले जाएगा इंश्योरर को, पर कब? कंपनसेशन देने के बाद में। यानी जो भी कंपनसेशन दिया होगा उनके लॉस के लिए, जब वो पूरी तरह से कंपनसेट हो जाए उसके बाद में जो भी डैमेज प्रॉपर्टी है वो इंश्योरेंस कंपनी के पास में चले जाएगी। करेक्ट है ना सर? जो नुकसान हुआ वो भर के देने के बाद में, नुकसान वाली चीज़ पे तो जो भर के देता है उसका हक होता है। हाँ हाँ, पर ये बात आएगी कब? तो ये एप्लीकेबल तभी होगा जब डैमेज प्रॉपर्टी की कोई ना कोई वैल्यू हो। यानी जब सर वो अनसर्टन इवेंट हो गया, यानी वो कार डैमेज हो गई, उसके बाद भी अगर कार की कुछ वैल्यू है तो दोनों लोग झगड़ेंगे कि मेरी कार मेरी कार। अगर वैल्यू ही नहीं है, कुछ भंगार है, तो भंगार के पीछे थोड़ी दुनिया जा रही। क्लियर है? क्लियर है सर। तो ये प्रिंसिपल क्या बोलता है, द राइट टू ओनरशिप ऑफ द डैमेज प्रॉपर्टी पासेस ऑन टू द इंश्योरर। पर कब सर? एक कंडीशन क्या थी उसकी, आफ्टर कंपनसेशन फॉर द लॉस। और ये कभी होगा सर? सिर्फ जब डैमेज प्रॉपर्टी की कोई ना कोई वैल्यू हो, आफ्टर द अनसर्टन इवेंट। यानी सर जो भी नुकसान होना था वो होने के बाद भी अगर कुछ प्रॉपर्टी की वैल्यू बची है तो ये आएगा, जो कि लॉजिकल है क्योंकि भंगार तो कोई रखेगा नहीं सर। क्लियर है? क्लियर है सर। उसके बाद में प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। ये वाला प्रिंसिपल क्या बोलता कि जो भी आपके मटेरियल फैक्ट्स है आप सब क्लियरली, कंप्लीटली और करेक्टली बताओ। क्या करो?
क्लियरली, कंप्लीटली और करेक्टली बताओ, कुछ भी झूठ मत बोलो। फॉर एग्जाम्पल, अगर पुष्पा भाई को कोई फ़ोन करके हेल्थ इंश्योरेंस बेच रहा और पुष्पा भाऊ बोल रहे कि मैं एकदम फिट हूँ, पर हमको ही पता है, आपको ही पता है पुष्पा भाऊ का कंधा आड़ा है, तो वो क्लियरली सबके सामने झूठ बोल रहे कि मेरा कंधा नहीं है करके। वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे कि मेरे अंदर और भी कोई कमी है। और करेक्ट तो नहीं सर, सब फॉल्स ही बातें बता रहे। तो इस केस में क्या होता, अटमोस्ट गुड फेथ, जो ट्रांसपेरेंसी रहती है ना इंश्योरर और इंश्योर्ड के बीच में, वो मिसिंग है। तो जिसके कारण क्या होता सर, बहुत बार नॉन सेटलमेंट ऑफ क्लेम, यानी क्या, जब इंश्योर्ड को लॉस हो, यानी जब पुष्पा भाऊ को लॉस हो और वो इंश्योरेंस लेने जाए, तो इंश्योरेंस वाली कंपनी उनको इंश्योरेंस देगी नहीं, क्योंकि जब ये बातें सामने आएगी तो आपने तो ना इन्फॉर्मेशन क्लियरली बताई, ना कंप्लीटली बताई, ना करेक्टली बताई। तो ये प्रिंसिपल क्या बोलता, द इंश्योरर एंड द इंश्योर्ड मस्ट डिस्क्लोज ऑल द मटेरियल फैक्ट्स, यानी जो भी जरूरी चीजें हैं, क्लियरली, कंप्लीटली एंड करेक्टली, एंड हैव अटमोस्ट गुड फेथ टुवर्ड्स ईच अदर, यानी एक दूसरे पे भरोसा रखो, गुड फेथ रखो। बाद में फेलियर टू प्रोवाइड क्लियर, कंप्लीट एंड करेक्ट इन्फॉर्मेशन में लीड टू नॉन सेटलमेंट ऑफ द क्लेम्स। क्लियर सर, अगर आप ये सारी चीज़ों में झूठ बोल दो, फेलियर हो जाए आपका सारी मटेरियल फैक्ट्स को अच्छे से डिस्क्लोज करने में, तो आपको क्लेम नहीं मिलेगा, आपका क्लेम नॉन सेटल्ड ही रहेगा। क्लियर है, क्लियर है सर। अब दूसरा है प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन। सर ये वही वाली कॉन्ट्री है जो अपन होटल में बैठ के करते ना कभी, तो कभी कभार क्या होता सर, बहुत सारे लोग एक ही सब्जेक्ट मैटर पे एक से ज़्यादा पॉलिसी लेते। क्या करते, एक ही रिस्क को कवर करने के लिए एक से ज़्यादा पॉलिसी लेते, और ये एक्सपेक्ट करते कि भाई एक गाड़ी पे दो पॉलिसी, गाड़ी को ठोको, दोनों तरफ से इंश्योरेंस लो। पर इंश्योरेंस वाले भी होशियार है, वो क्या बोलते, तूने जो इंश्योरेंस जितने एक्सटेंट ऑफ लॉस के लिए लिया, यानी अगर 5 लाख की गाड़ी थी और 5 लाख का लॉस हुआ, तो तुझे 5 लाख का ही लॉस मिलेगा। या तो फिर कोई हम एक इंश्योरर तुझे पे कर देगा, या सारे प्रोपोर्शनेटली पे कर देंगे। यानी उसने दो जगह से इंश्योरेंस लिया रहता, गाड़ी की वैल्यू 5 लाख रहती, तो या तो वो किसी एक इंश्योरर से 5 लाख ले लेता, या फिर दोनों इंश्योरर से 2.5 लाख ले लेता। अब इस केस में अगर कोई एक इंश्योरर उसे 5 लाख दे देता, तो फिर वो जो दूसरा इंश्योरर था जिससे आपने इंश्योरेंस ली थी, सेकेंड वाली पॉलिसी, उसकी ये जिम्मेदारी बनती कि वो बचे हुए उसके 2.5 लाख पहले वाले इंश्योरर को दे। यही बोलता नेक्स्ट पॉइंट, इफ वन इंश्योरर पेज इन फुल कंपनसेशन देन ही कैन क्लेम प्रपोर्शनेट, यानी जो भी उसकी जिम्मेदारी बनती थी, जो भी उसने कॉन्ट्री देना चाहिए थी, फ्रॉम द अदर इंश्योरर। क्लियर है, क्लियर है सर। अब नेक्स्ट वाला पॉइंट क्या है, प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट। सर ये इंश्योरेबल इंटरेस्ट क्या है, तो कुछ भी फाइनेंशियल इंटरेस्ट जो सब्जेक्ट मैटर में हो। सब्जेक्ट मैटर क्या है सर, जिस पे हम पॉलिसी ले, हमने ऊपर पढ़ा था ना व्हीकल की इंश्योरेंस में, कार वाला। क्लियर है सर। तो क्या होता है, जब इसका एग्जिस्टेंस हो सब्जेक्ट मैटर का, तो वो पुट करेगा इंश्योर्ड को फाइनेंशियल बेनिफिट में। मतलब सर, यानी पुष्पा भाऊ का गोडाउन, अब पुष्पा भाऊ को पैसे कमाने, पैसे यानी फाइनेंशियल बेनिफिट हो गया। वो कैसे मिलेगा, जब वो लकड़ी रखने के लिए गोडाउन रहेगा। अगर गोडाउन ही नहीं है तो फिर पुष्पा भाऊ तो फाइनेंशियल बेनिफिट कमा ही नहीं सकते ना। तो यही बोलता है कि जो भी आपका सब्जेक्ट मैटर हो, उसके अंदर आपका कुछ ना कुछ फाइनेंशियल इंटरेस्ट हो। क्या हो, कुछ ना कुछ फाइनेंशियल इंटरेस्ट हो। और एक नॉर्मल चीज़, ये कंपनसेशन आपको कौन से अमाउंट तक मिलेगा, अमाउंट ऑफ लॉस तक ही या अमाउंट अश्योर्ड तक ही। यानी अगर आप अमाउंट ऑफ लॉस हुई उतने तक, या जो भी आपकी डील होते टाइम टर्म्स और कंडीशंस में जितना आपको एश्योरेंस मिला था उतना। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपको लॉस 1000 रुपये का हुआ, पर इंश्योरेंस लेते टाइम आपको 900 रुपये की ही अमाउंट अश्योर की गई थी, तो आपको कंपनसेशन कितने तक का मिलेगा, सिर्फ 900 रुपये तक का, विच एवर इज लेस। क्लियर है, क्लियर है सर। इसके बाद में प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। इंडेमनिटी का मतलब क्या सर, इंडेमनिटी का मतलब सादी सादी भाषा में भरपाई करके देना। तो ये प्रिंसिपल क्या बोलता कि कोई भी आदमी हो, उसको लॉस होने के पहले जो उसकी फाइनेंशियल कंडीशन थी, उसको सेम फाइनेंशियल कंडीशन पे लाके खड़ा कर देंगे हम, लॉस होने के बाद भी कंपनसेशन देके। फॉर एग्जाम्पल, अगर पुष्पा भाऊ के पास में गोडाउन है तो पुष्पा भाऊ यहाँ पे, पर अगर पुष्पा भाऊ के पास में गोडाउन नहीं है तो पुष्पा भाऊ यहाँ पे। अब जब उनका गोडाउन जल गया तो इंश्योरेंस वालों ने वो गोडाउन उनको वापस रिस्टोर करके दिया, और वो सेम फाइनेंशियल पोजीशन पे वापस आ गए। क्लियर है, क्लियर है सर। तो ये पॉइंट क्या बोलता है, इट गारंटीज और एश्योर्स टू पुट द इंश्योर्ड, कौन सी कंडीशन में सर, सेम फाइनेंशियल कंडीशन इन विच ही वाज इमीडिएटली प्रायर टू द हैपनिंग ऑफ अनसर्टन इवेंट। क्लियर है, क्लियर है सर। पर ये लाइफ इंश्योरेंस पे नहीं लगता। ऐसा क्यों सर, तो क्योंकि जो लॉस ऑफ लाइफ है वो दुनिया की कोई ताकत वापस नहीं ला के दे सकती। फाइनेंशियल पोजीशन तो जान दो सर, मेंटल पोजीशन में तो कभी ठीक हो ही नहीं सकता आदमी। तो इसीलिए ये लाइफ इंश्योरेंस पे नहीं लगता, क्योंकि लॉस ऑफ लाइफ कैन नॉट बी मेजर्ड इन मॉनिटरी टर्म्स। किसी की जान को आप पैसों में तोल सकते हो, नहीं ना। क्लियर है, क्लियर है सर। अब एक चीज़ आप करना, आप अपनी जो कंपाइलर है ना, उसके अंदर इसके अलग अलग एग्जांपल्स दिए, एक बार आप वो खुद से रीड करना और उनको आप आंसर्स में इंक्लूड करना, क्योंकि बोर्ड में बड़े कंटेंट के ही बड़े नंबर मिलते। बाकी सारी चीज़ें तो हम सर समझ गए, अब हम इतनी सारी चीज़ों को याद कैसे रखें, तो उसके लिए मेरे पास मेमोरी ट्रिक है ना,
तो हर बार की तरह हमारे मेमोरी ट्रिक के होते 3 पार्ट है, स्टोरी टेलिंग, स्टोरी बिल्डिंग और लास्ट में रिमेंबरिंग। तो आप रिलैक्स होकर एकदम स्टोरी सुनना। और हाँ, अगर कोई डायरेक्टली स्टोरी पार्ट पे जंप करके आया है तो प्लीज़ एक बार आप पीछे वाला एक्सप्लेनेशन देख लेना, क्योंकि ये स्टोरी में कुछ ऐसे टर्म्स आएंगे जब तक आपको उसका मतलब नहीं पता चलेगा तब तक ये स्टोरी आपके लिए सेंस नहीं बनाएगी। तो एक बार आप प्लीज़ पीछे वाली एक्सप्लेनेशन अच्छे से देख लेना। सो लेट स्टार्ट। तो एक बार क्या हुआ था, इंश्योरेंस वालों में आपस में काफ़ी झगड़े हो गए। तो जब झगड़े होते तो उसके बाद में क्या होती, आपस में एक बैठक होती। क्या होती, बैठक, जहाँ डिसीजंस लेते। तो डिसीजंस कैसा लिया, तो बीच में महारानी उठ के क्या बोली कि चाहे कॉज कुछ भी हो, क्या बोली, चाहे कॉज कुछ भी हो यानी कारण कुछ भी हो, अगर मिटिगेशन ऑफ लॉस, मिटिगेशन ऑफ लॉस म्हणजे सर अगर लॉस को कम करने की कोशिश की है तो सब, क्या हम सब रोते हुए नहीं, खराब मन से नहीं, रोते हुए मन से नहीं, बिल्कुल अटमोस्ट गुड फेथ में, यानी सब अच्छे मन से, कॉन्ट्री यानी सब थोड़ा थोड़ा पैसा देके भी इंश्योरेबल इंटरेस्ट की, यानी जो हमारा वो फाइनेंशियल इंटरेस्ट वाला बंदा था ना, जिसके होने से उसको कुछ ना कुछ फाइनेंशियल बेनिफिट हो, हाँ हाँ, उसकी इंडेमनिटी, इंडेमनी का मतलब भरपाई, क्या इंडेमनिटी का मतलब भरपाई। तो सर एक बार वापस देखो, शांति से देखो, एकदम स्ट्रेस मत लो। आप 2 बार 3 बार ये स्टोरी देखोगे आपको फॉर श्योर याद रहेगी। तो क्या हुआ सर चाहे कॉस कुछ भी हो, अगर मिटिगेशन ऑफ लॉस हुआ हो, क्या अगर मिटिगेशन ऑफ लॉस हुआ हो तो सब, क्या तो सब रोते हुए नहीं बल्कि अटमोस्ट गुड फेथ में, क्या रोते हुए नहीं बल्कि अटमोस्ट गुड फेथ में भी कॉन्ट्री करके, यानी सब थोड़ा थोड़ा पैसा दे के भी इंश्योरेबल जो इंटरेस्ट है ना उसकी इंडेमनिटी करेंगे। एक बार वापस देखते। क्या हुआ, चाहे कॉस कुछ भी हो, अगर मिटिगेशन ऑफ लॉस किया है तो सब, कैसे, सब रोते हुए नहीं बल्कि अटमोस्ट गुड फेथ में कॉन्ट्री करके भी इंश्योरेबल इंटरेस्ट की इंडेमनिटी करेंगे। एक बार वापस देखते। तो क्या बोले, चाहे कॉस कुछ भी हो, क्या बोले, चाहे कॉस कुछ भी हो, अगर मिटिगेशन ऑफ लॉस हुआ है तो सब रोते हुए नहीं भाई बल्कि बिल्कुल अच्छे मन से अटमोस्ट गुड फेथ में कॉन्ट्री करके भी इंश्योरेबल इंटरेस्ट की इंडेमनिटी करेंगे। होप सो आपको स्टोरी क्लियर है। क्या सर हार्ड लग रही है हमको? हार्ड नहीं है, आप मेरे साथ में देखो, आपको पक्का याद रही है। तो हमने क्या देखा था, चाहे कॉस कुछ भी हो, कॉस से कॉजा प्रॉक्सिमा याद रखना। अगर मिटिगेशन ऑफ लॉस यानी लॉस को कम किया है तो सब रो, हम वो सबरो देख रहे थे ना, तो सबरोगेशन का शॉर्ट फॉर्म है ये सबरो। तो सब रोके नहीं बल्कि अटमोस्ट गुड फेथ में यानी अच्छे मन से कॉन्ट्रीब्यूशन याद रखना, उससे कॉन्ट्री करके भी इंश्योरेबल इंटरेस्ट की इंडेमनिटी करेंगे। तो एक बार एक फ्लो में अच्छे से देखते। तो क्या बोले, चाहे कॉस कुछ भी हो, अगर मिटिगेशन ऑफ लॉस हुआ है तो सब रोते हुए नहीं बल्कि अटमोस्ट गुड फेथ में भी कॉन्ट्री करके इंश्योरेबल इंटरेस्ट की इंडेमनिटी करेंगे। एक बार वापस सर, इस बार हम बिना देखे बोलने का ट्राई करेंगे। तो क्या बोले सर, चाहे कॉस कुछ भी हो, क्या चाहे कॉस कुछ भी हो, अगर मिटिगेशन ऑफ लॉस हुआ है तो सब रोते हुए नहीं बल्कि एकदम अटमोस्ट गुड फेथ में कॉन्ट्री करके भी, क्या कॉन्ट्री करके भी इंश्योरेबल इंटरेस्ट की इंडेमनिटी करेंगे। एक बार वापस। क्या सर बोले, चाहे कॉस कुछ भी हो, अगर मिटिगेशन ऑफ लॉस हुआ है तो सब रोते हुए नहीं भाई, क्या सब रोते हुए नहीं बल्कि अटमोस्ट गुड फेथ में भी कॉन्ट्री करके इंश्योरेबल इंटरेस्ट की इंडेमनिटी करेंगे। होप सो ये सारी चीजें आपको क्लियर हो, होप सो ये स्टोरी भी आपको याद रही हो। हाँ सर याद तो रही गई। अब मैंने मेरे एंड का तो काम कर लिया, अब आप आपके एंड पे एक बार ये टेक्स्ट बिल्कुल अच्छे से पढ़ के निकालना। क्यों सर, क्योंकि जब तक आप पढ़ोगे नहीं तब तक आपको चीज़ें समझेगी नहीं। और सेल्फ राइटिंग प्रैक्टिस, क्या सर, सेल्फ राइटिंग प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं छोड़ना है, क्योंकि जब तक हाथ के नीचे से जाएगा नहीं तब तक याद आएगा नहीं। तो बस यार आज के लिए इतना ही। अंत में मेरा यही मानना है कि आज हम जो कुछ भी है वो केवल और केवल अपने माता पिता की वजह से है। तो वी शुड ऑलवेज रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स, और बाकी क्या है जी, आप मेहनत करते रहिए। तो बस इसी के साथ आज के ठहराव को यही ठहराया जाता है, और मिलते हैं नए दिन नई शुरुआत के साथ।